हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारे जो पाठ्यपुस्तक है पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन, इसमें जो पहला पाठ है हरिहर काका, उसका वाचन करेंगे। इस पाठ में आपको टाइटल दिख रहा होगा जिसका नाम है हरिहर काका। अब टाइटल से आपको पता ही चला होगा या आपने लेसन पढ़ा भी होगा तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया आया ही होगा कि ये जो पाठ है इस पाठ में लेखक ने जो बताया है यह है हरिहर काका के बारे में। अब हरिहर काका के साथ लेखक का क्या रिश्ता था, हरिहर काका कौन थे और उनके साथ क्या क्या हुआ था, ये सारी बातें हमें इस पाठ के ज़रिए पता चलेगी। तो आज हम इस वीडियो में पाठ का वाचन करते हैं। पाठ का टाइटल है हरिहर काका। पेज नंबर है फर्स्ट। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें से है हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति का मतलब होता है लगाव। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। इनकी इसी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब ठाकुरबाड़ी का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि देवस्थान। ठाकुरबाड़ी का मतलब होता है देवस्थान। जो गांव में एक कॉमन मंदिर होता है, कॉमन देवस्थान होता है, सबके लिए खुला रहता है, उसे ठाकुरबाड़ी कहा जाता है। तो लेखक ने ऐसे ही यहाँ पे ठाकुरबाड़ी के बारे में हमें बताया है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है, ये पूरे पैराग्राफ की लाइंस आपको अंडरलाइन करनी है, क्योंकि यहाँ पे लेखक ने अपने गाँव का वर्णन बड़े ही विस्तारपूर्वक बताया है। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे।
लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना उनमें जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजयी हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़की को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़के की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र पर की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी का मतलब यहाँ पे दिया है कि जो गेहूँ या धान निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं। तो दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है। तब ठाकुर जी के नाम अगउम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अगउम का मतलब दिया है प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों, मैं हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला।
ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरियर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। अपने बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते हैं या धमाचौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती है। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरियर काका की आंखें भर आती है। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरियर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इसी बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खाना खिला दिया होगा। अब इसके आगे का पाठ हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।